चलो बढ़िया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे पिछले वाली क्लास में हम पृथ्वीराज रासो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पद्मावती समय, उसको पढ़ना शुरू किया था हमने। पद्मावती समय की मैं पूरी कथा बता चुका था आपको इससे पहले वाली क्लास में कि किस प्रकार से एक तोता जो है वो किसमें आता है, समुद्रगढ़ नाम के जो समुद्र शिखर या समुद्रगढ़ जिसे कहते हैं, वहां पहुंच जाता है और वहां बगीचे में जहाँ पद्मावती खेल रही होती है वहां पहुंच जाता है। वो पद्मावती उसको पकड़ लेती है और अपने पास सोने के पिंजरे में बंद कर देती है, उसे राम राम रटवाती है। ये बातें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा पढ़ी थी कि पद्मावती उससे पूछती कि तू कौन है, तेरा नाम क्या, तेरा पता कहाँ पे है। तब वो बताता है कि इंद्र का अवतार पृथ्वीराज जो है दिल्ली का राजा, जो कि सांबर नरेश है, जो कि सोमेश्वर का पुत्र है। मैं उसके वहां रहता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आदमी है, बहुत ही उसके सिक्स पैक है, डोले शोले बहुत शानदार है उसके। ये बता देता है वो। तो उसके बाद उसकी इच्छा हो जाती है पद्मावती की, काश मेरा भी पति ऐसा हो, मेरा प्रेमी ऐसा हो। तो मन ही मन प्रेम हो जाता है। ये कथा हमने यहाँ तक पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जैसे वो वय संधि की नायिका से किशोर अवस्था या यौवन अवस्था में पहुंची थी पद्मावती, तो उसके माँ बाप को चिंता होती कि बेटी के लिए एक दामाद ढूंढा जाए, इसकी शादी करवाई जाए। तो वो पुरोहित को क्या बोलते हैं, विप्र, विप्र को भेजा उसने कि बोला जा यार तू लगन लेके और जाके तो एकदम बढ़िया सा दूल्हा ढूंढ के जा। तो वो कहाँ जाता है, शिवालिक यानी कि हिमालय की पहाड़ियों में जाता है। और कुमायूं का जो राजा है, कुमायूं का राजा जो है कुमोदमणि, ये मैंने बताया था आपको, कुमोदमणि के घर जाता है, कुमोदमणि के महल जाता है और लगन पक्का करके आ जाता है वहां पे। कुमोदमणि बारात वारात लेके निकल जाता है खूब सारे, और सभी राजाओं को बोल देता है, बोला सपरिवार आना, पूरे गांव के साथ आना। सभी चल देते हैं। तो उसकी बारात का वर्णन भी हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा। और जो विजयपाल जो राजा था, फिर किसका, पद्मावती का पापा, उसके दरबार में यानी कि उसका जो गढ़ है समुद्र शिखर, वहां पर किस प्रकार से मतलब मंडप सज रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर सारा खेल हो रहा है एक प्रकार से, उन चीजों का वर्णन भी हमने पढ़ा था। अब उस टाइम पे जैसे उसकी बारात आ रही है ना अब कुमोदमणि की, तो पद्मावती को पता ही चल गया मेरी शादी होने वाली है। तो पद्मावती तोते को बोलती है, बोला जा, चारे जा, बेरी पिया को जा, मेरा संदेशा दे आ और कह देना, बोला मेरी शादी इतनी तारीख को है और इतनी तारीख के पहले आ जाना। रुक्मणी का जैसे हरण किया है कृष्ण जी ने, वैसे तुम मेरा हरण करके ले जा पृथ्वीराज। मेरी सांसें तब तक ही है जब तक कि मतलब तू नहीं आएगा, वरना मतलब क्या बोलते हैं, तू आया और मेरे मतलब तू आ जाएगा ना तो मेरी सांसें बच जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगी शायद। ठीक है ना। तो वो क्या कहती है इसके वाले पंक्ति में बता देती है कि लिखा कि विवाह तिथि को तथा लगन किस लगन में होने जा रहा है, ये लिख दिया उसने। चिट्ठी चिट्ठी भेज दी, मैंने बता दिया था आपको सब चिट्ठी में क्या लिखा था। और विवाह की तिथि, समय, स्थान आदि का पूरा विवरण दे दिया और कह दिया कि यदि तुम मुझे शुद्ध कुल की स्त्री समझते हो, तुम्हारे लायक समझते हो, तो आ जाना मुझे और शिव जी के मंदिर में मैं तुमको मिलूंगी, वहां से मुझे उठा कर ले जाना। ठीक है ना। तो ये बोलती है वो कि रुक्मणी का जैसे हरण किया है श्री कृष्ण ने, कि जैसे रुक्मणी का हरण किया है श्री कृष्ण ने, वैसे तुम भी मेरा हरण कर लेना और मुझे ले जाना, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ऐसी चिट्ठी लिखकर पद्मावती ने दे दी किसको, तोते को, और कहा तू उड़ जाए यहाँ से, बता। तो ज्यो रुक्मणी कनहर वारी ये त्यों वारी संभर कांत, शिवी मंडम पश्चिम दिशा पूजी समय सब प्रांत। और पश्चिम दिशा में कहाँ पे क्या है, पूरब दिशा में तो अपना क्या था, पूरब दिशा में तो था गढ़न गढ़नपति समुद्र शिखर, समुद्रगढ़। उत्तर दिशा में था अपना कुमोदमणि का कुमायूं। और देखो ये पश्चिम दिशा में है शिव जी का मंदिर, तो यहाँ से उठा लेना मुझे, ये बोल रही है पद्मावती। ठीक है, पहले पद्मावती पूरे कर लेते हैं, उसके बाद आगे क्लास करेंगे अपन। तो मैं शॉर्ट में करवाऊंगा रिपीट के मतलब क्या बोलते हैं रिवीजन के हिसाब से। तो लेप पत्री शुक्र यूं चलियो उड़ियो गगन गही बाहु, जहां पृथ्वीराज नर अट्ट जाम में जाऊं। तो क्या होता है, मैं पूरी कथा कल बता चुका था आपको। अब क्या होता है, ये पहुंच गया वहां पे जहाँ क्या होता है, एक दिन और एक रात में, यानी कि 8 पहर में। ठीक है ना, एक दिन और एक रात में तुरंत पहुंच गया वहां पे और उसको चिट्ठी दे दी उसने। अगली पंक्ति है 33वीं, कि दिए कग्गर, दिए मतलब कागज दे दिया उसने, संदेश दे दिया, न पराज कर शूली बंचिया पृथ्वीराज, सुख देखत मन में हंसे क्यों चलन को साज। हंसा मतलब प्रकार से खुश हुआ उसको, ऐसा नहीं हुआ कि उस पर हंसी उड़ा रहा है। और उसने क्या किया, दिल्ली से शीघ्र पहुंच गया वो, कौन, तोता, और उसने संदेश दे दिया। पृथ्वीराज बहुत खुश हुआ, बोला उसके तोते को देखकर। ठीक है ना। और क्या करता है वो, उये धरी उही पलन, उसी पल में उहे दिन बेर है सज्जी, सकल सुर सामंत लिए सब बोली बम्ब बजी, अरु कवि चंद अनूप रूप सरसे बार कह बहु, और सेन सब पक्ष सहस सेना तिये सबहु, और चामंड राय दिल्ली धर गढ़नपति कटी, गढ़ भार दिए और अलगार राजा पृथ्वीराज तब
पूर्व दिशि तन गमन किया। इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां इसलिए है कि इसमें पृथ्वीराज की सेना का वर्णन है, या पृथ्वीराज का जो जगह है ना वहां का वर्णन है। प्रश्न पूछ सकता है कि इन पंक्तियों में किसका वर्णन है, समुद्र शिखर का, कुमायूं के राजा का, या पृथ्वीराज का। तो पृथ्वीराज ने उसी पल पे सेना सजा ली, सबको आदेश दे दिया भाई कब चलना है, तुरंत चलने की तैयारी करो। और चामुंड राय को क्या कर दिया, दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया। बोला मैं आता हूँ एक और पत्नी लेके, तो तब तक चामुंड राय यहाँ पे संभाल। इंपॉर्टेंट है, चामुंड राय को दिल्ली संभालने के लिए कह दिया। तब पृथ्वीराज पद्मावती को लेने गया, जिम्मेदारी दे दी उसको। अगली पंक्तियां देखो आप, कि जा दिन शिशर बारात गए, ता दिन गए पृथ्वीराज, और ताहि दिन पतिसाह को भई गजने आवाज। इंपॉर्टेंट है, बोला पतिसाह शब्द किसके लिए आया है, पतिसाह। ऑप्शन में दे देगा कुमोदमणि के लिए, ऑप्शन में दे देगा पृथ्वीराज के लिए, ऑप्शन में दे देगा विजयपाल के लिए, ऑप्शन में दे देगा कविराज के लिए। तो ऑप्शन लगाना है क्या आपको, शहाबुद्दीन गोरी। पतिसाह मतलब शहाबुद्दीन गोरी, ठीक है ना, शहाबुद्दीन गोरी है वही है, मोहम्मद गोरी जिसे कहते हैं। जा दिन शिशर बारात गई, कि जिस दिन समुद्र शिखर के अंदर बारात पहुंच गई ना, उसी दिन भाई भी पहुंच गया, पृथ्वीराज भी। और उसी दिन पति शाह को भई गजने आवाज, और उसी दिन क्या कर दिया, शहाबुद्दीन गोरी को सूचना मिल गई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में नहीं है भैया, रास्ते में है, पकड़ लो उसको। अब क्या होता है, अब इन पंक्ति में पढ़ते हैं अपन, कि सुनी गज्जल आवाज चलो शहाबुद्दीन वर, खुरासन सुल्तान। जहाँ पे शू आए ना समझ लो खुर्रासन है, वो खू है मतलब। कास कबीले मीरधर, जंग जुटन जालिम, जुझार भुजसार भार भू, धर धमंकी भज शेष, गगन रवि लुप रेन हु, उल्टी प्रवाह मान सिंधु सर, रुकी राह अड्डो रहिए, तिही घर राज पृथ्वीराज सो, चंद बचन इजी विधि कहिए। मतलब किसका वर्णन है, शहाबुद्दीन की सेना का वर्णन है, क्योंकि उसने रास्ता रोकने के लिए सेना को लगा दिया है बीच में। मतलब पृथ्वीराज आएगा तो इधर से ही बच के किधर जाएगा, इन पंक्तियों में उसका वर्णन है। तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है ना। अपने घोड़े वगैरह, मीर सरदार वगैरह सबको बोल दिया शहाबुद्दीन गोरी ने, मतलब बीच में रास्ता रोक लो, आ जाओ। अगली पंक्तियां देखो क्या कहती है, 37वां पद, निकट नगर जब जानम, जाय वर बिंद उगय भय, समुद्र शिखर घन नद, इंद दुहु घोर गए, अगीवानिये अगीवान, कुंवर बनी बन हय सज्जती, और दिब्बन को त्रिय सबानी, चढ़ी घोष राजन छाजन राजती, और विलसी आवास कुंबरी वदन, मनो राहु छाया सूरत, और झमपति गवश्य पल पल पलकी, और दिशित पंत दिल्ली से पति। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट पद नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं अपन इसको। इसका मोटा मोटा अर्थ क्या निकल रहा है, कि जैसे ही पृथ्वीराज पद्मावती के प्रेम तथा विवाह का अनुपम वर्णन है इसमें, और कुमायूं नरेश कुमोदमणि समुद्र शिखर पहुंच जाता है, और पृथ्वीराज भी गुप्त तरीके से वहां पहुंच जाता है, इसका वर्णन है इस पंक्ति में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, राजा विजयपाल जो है स्वागत की तैयारी कर रहा है कुमोदमणि की बारात का, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट पद नहीं है ये। तो 38वां पद क्या है, कि दिशत पंथ दिल्ली दिशानम, सुख भयो सुख जब मिल्यो आन, संदेश सुना आनंद नैन, उमगे बाल मनमत सेन। तो उसने क्या किया, वापिस तोता ने जब उड़कर तुरंत इसको संदेश दिया, इसको संदेश दिया, इसको पद्मावती को। तो टेंशन मतलब आ गया तेरा परदेसी आ गया, कैसा है बिल्कुल, ठीक है ना। ये पंक्तियां है ना यहाँ पे, ये पंक्तियां किसके लिए आई है, ये तोते के लिए। इस दिशंत पंथ दिल्ली दिशाना, है ना, कि दिल्ली की दिशा की ओर, उस दिशा की ओर जैसे देखता है वो बार बार देख रही थी कि भाई आएगा आएगा मेरा परमेश्वर आएगा। तो तोते ने उसको संदेश दिया कि तो टेंशन ना ले, चिलकर अब, है ना। शुक्र ने उससे आकर मिला तो अत्यधिक सुख हुआ, और तोते को आता देखकर आनंदित हो उठी, और तोते के मुख से पृथ्वीराज का सुंदर संदेश सुनकर उसके नेत्र आनंद से भर गए। वही युवती राजकुमारी पद्मावती ये समाचार सुनकर इस प्रकार उमंगित हो गई कि कामदेव की सेना उमंगित हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ जो सैन शब्द का संकेत किया गया है वो है कामदेव का संकेत, सैन मतलब कामदेव, ठीक है। 39वां पद के, कि तन चिकट चीर डार्यो उतार। बहुत बढ़िया, चिकट चीर का मतलब क्या होता है, गंदे वाले जो कपड़े थे ना, उसका मन ही नहीं था यार किसके लिए सजे, तो उसने क्या किया, डार्यो उतार, उसने क्या किया, कपड़े वपड़े खोल के बढ़िया वाले कपड़े पहन लिए, मज्जन मयंक नवसत सिंगार, और मंजन वंजन कर लिया, नाली धोली एकदम बढ़िया श्रृंगार वगैरह कर ली, और चंद्रमा की तरह क्या हो गई, सज धज कर बैठ गई। और भूषण मंगाए नशशिक अनूप, और एडी से लेकर चोटी तक शानदार तरीके के आभूषण पहने उसने, और सिज सेन मनो मनमत्त भूत, और ऐसा शानदार सुंदर लग रही थी वो जैसे मानो कामदेव को उसने एक प्रकार से
कामदेव के लिए श्रृंगार किया एक प्रकार से, कामदेव को भी वो क्या कहती है, एक प्रकार है कामदेव को भी आकर्षित कर सकती है वो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ये याद रखना बिल्कुल। इन पंक्तियों का तो मोटा मोटा समझ लिया आपने। अगली पंक्तियों का अर्थ देखो आप। 40वां पद है कि शोभन बार मोतिन भराए, सल हल करंत दीप जराए, और संग्रह शशिये लिए सहस बाल, और रुक्मणी जेम लज्जत मराल। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये पंक्तियां ज्यादातर, पर इसमें वही वाली पंक्ति है कि पद्मावती जैसे खुश हो गई ना संदेशा सुनकर तोते के मुंह से, तो वो क्या होगा, रेडी वेडी हो गई और 1000 सखियों के साथ चलना शुरू कर दिया उसने। कहाँ पर, शिव जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में। पद्मावती हंस की गति को भी लज्जित करते हुए मंद गति से मंदिर की ओर चलने लगी। इस प्रकार पद्मावती की चाल बहुत सुंदर और आकर्षक लग रही थी। इन पंक्तियों का ये अर्थ हो गया मोटा मोटा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पूजिए गवै संकट मनाए, दक्षिण अंग कर लगिए पाए, और फिर देखी पृथ्वीराज राज, हंस मुद्द मुद्द कर पट्टलाज। तो वो क्या करते एक प्रकार से घूंघट के झीने झीने कपड़े में से, यानी कि जो पारदर्शी कपड़ा है उसमें से वो धीरे धीरे देख रही है कि पृथ्वीराज आ जाए फटाफट से। तो मंद मंद क्या है मुस्कुराने लगी, पृथ्वीराज उसको दिख जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो वहां पे वो शिव जी और पार्वती की आराधना कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका वर्णन है, पद्मावती की मुस्कान का वर्णन इन पंक्तियों में, कि पूजिए गवई संकट है ना मनाए, खुश हो गई ना वो एक प्रकार से। तो पद्मावती के मंद मंद मुस्कुराने का वर्णन है। 45वां पद है कि कर पकड़ी पीठ है हरी परी चढ़ा, ये लो तुरंत ही, मिलना मिलाना तो दूर की बात है, तुरंत ही वो देखा नहीं, एक हाथ पकड़ के पीठ है यानी कि घोड़े के पीठ में तुरंत चढ़ा लिया, और ले चलो न पति दिल्ली सुराए, और भाई शबरी, शबरी मतलब खबर, शबर मतलब श मतलब ख होता है ना, नगर बाहिर सुनाए, और पद्मावती हरी लिए जाए। भाई साहब की पद्मावती का हरण कर लिया है किसी ने, पद्मावती का पृथ्वीराज ने, आ जाओ आ जाओ फटाफट। एक प्रकार से क्या हो गया, सारे गांव में खबर फैल गई है। कहाँ पे, समुद्रगढ़ में या समुद्र शिखर में, ठीक है ना। तो 43वें पद में क्या है, बाजी सुबंब है गए पलानम, दौरे सुसज्जित दिशा दिशानम, दौरे मतलब दौड़ रहे हैं चारों दिशा में, तुम लेहू लेहू मुस संपी जोध, अरे पकड़ 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 इसको, पकड़ यार पकड़, अभी पकड़ते हैं इसको। हन्ना हसूर सब पहरी क्रोध, और सबके सभी क्रोध हो गए, क्रोधित हो गए। कौन कौन हो गया, एक तो समुद्र शिखर, तो जहां पे तो आया ही था पृथ्वीराज इसकी बेटी को लेने, और कुमोद मणि भी यहीं आया था इसकी बेटी को शादी करने। तो कुमोद मणि की सेना और समुद्र शिखर की सेना प्लस यानी कि एक हो जाती है और खिलाफ हो जाते हैं पृथ्वीराज के। अब युद्ध का वर्णन है यहाँ पे, मतलब पकड़ो पकड़ो कहते हुए हलचल मच गई। अब क्या होता है 44वें पद में देखो आप, आगे जो पृथ्वीराज भूप, पाछे सु भय सेन रूप, पहुंचे सु जाए तत्ते तुरंग, और भू भिरण भूप जुरी जोध जंग। युद्ध होने लग गया कुल मिला के बाद, ये दोनों सेनाओं के बीच में, आगे आगे पृथ्वीराज है, इंपॉर्टेंट है पर ये पंक्तियां पूछ ले कि किसके बीच में युद्ध है, समुद्र शिखर की सेना के बीच में और पृथ्वीराज सेना के बीच में, या शहाबुद्दीन गोरी या फिर पृथ्वीराज के बीच में। तो ये समुद्र शिखर की सेना के बीच में वर्सेस पृथ्वीराज की सेना के बीच के युद्ध का वर्णन है यहाँ पे। आगे जो पृथ्वीराज भूप है ना इन पंक्तियों में, क्योंकि शहाबुद्दीन गोरी की सेना का जब युद्ध होगा तो उसका वर्णन मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, वो इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, ये भी इंपॉर्टेंट और आसान है। आगे देखो अब 45वां पद कि उल्टी जो राज पृथ्वीराज बाग, अरे यार ये पीछे पड़े जा रहे हैं का। अब देखो मैं इनको बताता हूँ, तो उल्टा हो गया मतलब पीछे उसने क्या कर लिया, आगे जा रहा था पहले तो भाग रहा था एक प्रकार से, बोला अब इसको बताता हूँ मैं। उल्टी जो राज पृथ्वीराज बाग, एक प्रकार से बूठा मतलब बाग मतलब घोड़े की लगाम उसने खींच लिया है ना, और उल्टा कर दिया घोड़े। थकी सूर गगन धर धसी नाग, ओहो सूर गगन वगैरह में क्या हो गया एक प्रकार से हलचल मच गई, नाग भी अंदर धस गया। बोला अब तो पृथ्वीराज साहब युद्ध कर रहे हैं भाई साहब। सामंत सूर सब काल रूप, गही लोह छो बाहे सुभूप। अर्थात क्या हुआ एक प्रकार से कि पीछे बजा, वो पीछे हो गया ना, तो मानो सूर्य भी आसमान में थक कर रुक गया हो, यानी कि एक प्रकार से सूर्य अस्त होने के बाद में युद्ध नहीं होता ना, तो सूर्य भी वहां रुक गया। देखो बाप, इनके सूर्य रहेगा तब तक युद्ध होगा। डर के मारे पृथ्वी धंसने लगी, शेषनाग बेचैन हो गए। कवि का कहने का भाव यही कि भयंकर युद्ध होने की आशंका के कारण मानो सूर्य भी थम गया हो, ठीक है ना। पृथ्वीराज से योद्धा पीछे मुड़कर साक्षात मौत का रूप धारण कर रहे थे। उधर पृथ्वीराज भी उत्साहपूर्वक शत्रुओं पर टूट पड़े।
ऐसा लग रहा है मानो यम के दूतों के समान डटे हुए थे। कौन? पृथ्वीराज। आगे 46वां पद क्या कहता है कि कम्मान बांध छूटिए अपार। यूजी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ प्रश्न है। वैसे 3-4 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में से जो मैं पढ़ा चुका हूँ उनमें से आ चुका है और मैं बता भी चुका हूँ कौन सा आया है। तो ये भी आया था कि कम्मान बांध छूटी अपार, लगत लोह इमसार धार, और घमासान घाण सब वीर शेत, और घन स्रोत कहत अरु रक्त रेत। बस ये एकमात्र युद्ध का वर्णन है एक पंक्ति में, यानी कि एक पद में। किसका वर्णन है ये? समुद्र शिखर की सेना का वर्णन है, प्लस मतलब वर्सेस पृथ्वीराज की सेना का वर्णन है यहाँ पे। कि कमान बाण छूटिए अपार, कि कमान और बाण जो है वो अपार मात्रा में छूट रहा है, पीछे पड़ रहे एक प्रकार से, और दोनों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है। घमासान गहान सब वीर शेत, एक प्रकार से सभी का क्या हो गया, एक प्रकार से खून बह रहा है, वीर के वीर हो, है ना। और घन स्रोत कहत अरु रक्त रेत, है ना। तो यहाँ पे युद्ध का किया हुआ है एक प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। और समुद्र शिखर की सेना, समुद्र शिखर की सेना कहो, चाहे इसको विजयपाल की सेना कहो, चाहे कुमोद मणि की सेना कहो, चाहे, है ना, या कहे चाहे कुमायूं की सेना कहो, इन दोनों का वर्णन है पृथ्वीराज के साथ युद्ध का। पर इन पंक्तियों में शहाबुद्दीन गौरी के साथ युद्ध का वर्णन नहीं है। समुद्र शिखर वर्सेस पृथ्वीराज की सेना का वर्णन है, ठीक है ना। अगला पद देखो, बस एक ही पद मिलता है युद्ध का, बस इसके अलावा ज्यादा नहीं मिलता है। किसके साथ? कुमोद मणि और ये विजयपाल के साथ। बाकी बड़ा हुआ युद्ध तो जो है ना वो उसके साथ मिलेगा, पर शहाबुद्दीन गौरी के साथ। कि मारे बारात के जोध जो हो, परी रुंड मुंड अरि शेत सो हो। यानी कि रुंड मुंड मतलब शरीर तो एक तरफ हो गया है, धड़ा एक तरफ हो चुका है, मुंड यानी कि मस्तक एक तरफ हो चुका है। ऐसा कर करके वो ढूंढ ढूंढ के मारता है और सभी योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया पृथ्वीराज ने, शत्रु पक्ष के, ठीक है ना। सारी सेना का संहार कर दिया उसने। और परे रहत ऋण सैत अरे करी दिल्ली मुख रुख, तो जीत चलियो पृथ्वीराज ऋण सकल सूर भय सुख। यानी कि सारे के सारे जो है खुश हुए और चल पड़े दिल्ली की तरफ। खत्म बात, हो गया युद्ध का वर्णन। ये तो इतना सा वर्णन था किसके साथ? कुमोद मणि और विजयपाल की सेना के साथ, ठीक है ना। अब आगे चलता है, आगे चलते 49वें पद पे कि पद्मावती इम ले चलियो हर की राज पृथ्वीराज ऐते परी पतिसाह की। फिर से आ गए पतिसाह। पतिसाह किसके लिए आया यहाँ पे? शहाबुद्दीन गौरी के लिए। भाई जो आनी आबाज, अब उसको पता चल गया कि भाई आ गया फिर से, तो वो क्या करता है, तीन तरफ से पृथ्वीराज की सेना को, ये देखो पृथ्वीराज की सेना इधर से आ रही है ना, तो ये इधर से भी शहाबुद्दीन घेर लेगा, इधर से भी घेर लेगा और सामने से भी घेर लेगा, तीन तरफ से घेरेगा वो। तो दिल्ली की ओर बढ़ रहा था पृथ्वीराज, तो शहाबुद्दीन गोरी के हमले की सूचना मिल जाती है कि आगे जाके वो भी है भैया, है ना, वो भी कूटनीति से सामने आ गया है। तो अब क्या होता है यहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मिलता है कि भाई जो आनी आबाज, उसको पता चला सूचना का, आए शहाबुद्दीन सूर कि आ गया है शहाबुद्दीन। आज गहो पृथ्वीराज बोल बुलंत गज्जत घुर, व्योध जोधा अनंत करिए पंक्ति आनी गजिए, और बान नाली हत नाली तुपक तीरह सब सजिए, पबे पहाड़ मानो सार के भिरी बुझा गजनेश बल, और आप्त हकारी हंकार करी खुरासान सुल्तान दल। अर्थात यहाँ किसका वर्णन कर रखा है? यहाँ पे इन पंक्तियों में ये उसकी सेना का वर्णन कर रखा है। किसका? क्योंकि जो मेरा दुश्मन होगा तो मैं बहादुर हूं, इसका अंदाजा कैसे चलेगा? मेरा दुश्मन बहादुर होगा तब। अगर मेरा दुश्मन लल्लू पल्लू है तो इसे मेरी बहादुरी का क्या पता चला? तो यहाँ पे चंद बरदाई, जो कि इसके लेखक है पृथ्वीराज दासों के, जिन्होंने 20वां खंड जो है, 20वां समय, वो पद्मावती समय के नाम से लिखा है, उसमें सबसे पहले तो इन पंक्तियों के माध्यम से शहाबुद्दीन गोरी की सेना के पराक्रम का जोरों शोरों से वर्णन किया है, ताकि पता चले ना इतनी भारी सेना को कैसे हराता है। तो ये शहाबुद्दीन की सेना का वर्णन है। यहाँ पे क्या वर्णन है भैया? इस सेना का वर्णन क्या है कि गोरी ऊंचे स्वर में गरज कर रहा था कि मैं पृथ्वीराज को पकड़ लूंगा कर, है ना। अर्थात उसके हाथी जोर जोर से चिंगाड़ने लगे, ठीक है ना। किसके हाथी? शहाबुद्दीन के। गोरी की सेना के सभी योद्धा जो थे ना, तोपों के साथ, छोटी तोपें, इन सब के साथ खड़े हो गए वो, ठीक है ना। एक प्रकार से यहाँ पर किसका वर्णन है? शहाबुद्दीन गोरी की विशाल सेना का। अगला पद क्या कहता है? 51वां। खुरासान सुल्तान संघार मीरम, बलक सो बलम तेग अचुकम तीरम। वाह, वेरी गुड। मीर मतलब होता है सुरदार, उसके जो सरदार थे ना वो। तेग मतलब तलवार, तेग मतलब तलवार। अचूक तीरम, रुहुंगी फिरंगी हल्बी समानी। अब यार रुहुंगी फिरंगी कहाँ होंगे? विदेशी है, विदेशी कहाँ होंगे? दुश्मन के साथ, है ना।
तो एक प्रकार से रुहुंगी मतलब तुर्की जाति के, और फिरंगी मतलब यूरोप के निवासी। हल्बी समानी, हल्बी मतलब आधुनिक सीरिया के निवासी। ये सब कहाँ के हैं, ये उसकी तरफ है ये। और ठड़ी ठट्ट बलोच ढालम निशानी, और बलूचिस्तान के लोग भी हैं, ये सब के सब ढाल बन के खड़े हुए हैं, किसके, शहाबुद्दीन गोरी के। निशानी मतलब झंडे, झंडे ले लेकर, क्योंकि उसकी टीम भारी है ना, ये बता रहा है चंद्रवरदाई यहाँ पे। 52वां पद है मंझारी चसी, इंपोर्टेंट है। मंझारी मतलब होता है मंझारी आंखों की, चसी मतलब आंखें, जिसकी आंखें वैसी होती है ना एकदम बिल्कुल नागिन की जैसी या फिर बिल्ली की तरह, तो मंझारी यानी कि दिल्ली मरझारी जैसी आंखें वाले, जम्बुक लारी यानी कि सियार और गीदड़ जैसे लोग, हजारी हजारी इके जोध भारी, तीनम छसरम पीठ हये जीनम सालम, और फिरंगी कति पास सुकलात नालम। ठीक है ना, अर्थात अलग अलग देशों के जो लोग हैं, बहादुर योद्धा, वीर, एकदम कपटी भी कह सकते हैं गजब के, वो सारे के सारे उस सेना में हैं। अभी भी ये उसी की सेना का वर्णन है, शहाबुद्दीन गोरी की सेना का वर्णन है। इसमें भी उसी का वर्णन है कि जहां बेगम बोग बांधम मरूरी रिछोटी, घनम सार सम्य अरु चोरम झोटी, इराकी अरब भी। अब इराकी और अरब भी क्या, ये घोड़े हैं, बोला इतने खतरनाक घोड़े हैं ना कि उसके पास तो पटी तेज ताजी और तुर्की महावाण कम्मानबाजी। घोड़े हैं जो एक तरफ जो भयंकर वाले, तो तीर कमान भी बहुत जबरदस्त है उसके। तो कौन कौन से घोड़े हैं यहाँ पे, इराकी, अरबी, पठानी, ताजी, तुर्की, महाबाणी और कम्मानी, जो क्या करते हैं बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है ये। एक प्रकार से श्रेष्ठ नस्लों के घोड़े शामिल भी थे इसमें, है ना। तो ये याद रखना आप। अगली पंक्तियां देखो आप, 54वां पद है ऐसे असीव अस्वार अगेल गोलम। अरे भाई वो ऐसे जो भयंकर वाले प्रचंड जो घुड़सवार थे ना, आगे खड़े थे ऑलरेडी। भिरे जुनव जेते सुत ते अमोलम, तिनम मध्य सुल्तान साहस आयम, इसे रूप सो फौज बरनाए गायम। तो इस इतनी बड़ी सेना को लेकर, इतने खतरनाक योद्धाओं के साथ लेकर ही शहाबुद्दीन गोरी के अंदर क्या आ गया, साहस आ गया। उनकी सेना आगे बढ़ती जा रही थी साहस के साथ, और शहाबुद्दीन ने चक्रव्यूह के समान अपनी सैन्य रणनीति बनाई हुई थी। और इन सब स्वयं सेना के बीच में कौन खड़े थे, शहाबुद्दीन गोरी। कि तीनम घेरिये घेरियम राजम पृथ्वीराजम राजम, चियो और घनघोर निशानम बाजम। बस तीनों ओर से घेर लिया है पृथ्वीराज की सेना को, और एक प्रकार से घोर युद्ध का आगाज हो गया है। जिये घोर निशानम राणम चौहान चहो दिशी, इंपोर्टेंट पद लगा लो। पिछली बार पूछा था कि समुद्र शिखर की सेना और पृथ्वीराज का युद्ध था, इस बार ये पंक्तियां पूछी जाएगी कि शहाबुद्दीन की सेना वर्सेस पृथ्वीराज की सेना का युद्ध है। कि जियम घोरम निशानम रानम चौहान चहो दिशी, चारों दिशा से घेर लिया है। सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, पढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीजू झट घट, थकी रहे सूर कोतिक गिगन रगन मगन भई शोन धर, हरस हरि वीर जग्गे हुलस हुरंग रवि नव रक्त वर। बहुत बढ़िया, किस थके हुए तो पहले से ही थे, वो एक प्रकार से युद्ध करके आ रहे थे, पर इसने क्या किया, पृथ्वीराज की सेना ने भी एक प्रकार से चारों ओर से उसको घेर लिया था, तो वो भी क्या करेंगे, एक प्रकार से युद्ध करेंगे बेकायदा, है ना। यहाँ पंक्तियों का क्या भाव निकल रहा है मोटा मोटा, क्योंकि चारों ओर वाले शब्द आ जाएंगे और इस पे बहुत सारे पदों से आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन की सेना का वर्णन है। क्योंकि कुमोदमणि की सेना का तो वर्णन किया ही नहीं था, विजयपाल की सेना का तो वर्णन किया ही नहीं था, युद्ध के समय पहले ही कर दिया था वो तो ये याद रखना आप। तो मैंने बताया है जहाँ पे विजयपाल की सेना है, विजयपाल का परिवार है, वहाँ उसका वर्णन मैंने बताया है आपको। कुमोदमणि की सेना जब बारात लेके आती तो उसका वर्णन अलग बताया है मैंने, और कुमोदमणि और पृथ्वीराज का युद्ध एक पद में होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। और बहुत सारे पदों में शहाबुद्दीन गोरी की सेना का वर्णन भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो भाव ये है कि घोड़ा पृथ्वीराज के इशारों पर युद्ध क्षेत्र में इधर उधर दौड़ने लग गया, क्योंकि जब वो इतने भारी हैं तो पृथ्वीराज भी थका हुआ है, सारे सेना थकी हुई है, पर क्या करते हैं, वो युद्ध करते हैं। पृथ्वीराज की तलवार भी कैसे मन के वेग के समान शीघ्रता से म्यान से बाहर निकली, और संसार में मन की गति सर्वाधिक तेज होती है। कवि ने यहाँ तलवार की तीव्रता की तुलना मन की गति से की है, इसलिए भाव यह है कि तलवार तत्काल बाहर निकल गई, और क्या हुआ, एक प्रकार से सारी पृथ्वी क्या हो गया, एक प्रकार से खून में डूब गई। युद्ध में बहुत ज्यादा मार काट थी, नदियां बहने लगी। कवि पुनः कहता है, क्या कहता है कि उससे क्या होगा, भगवान शंकर के जो वीर गण है ना, गण जो खून पीते हैं, वो नये लाल रंग से भर गए, उत्तेजना का उनके मुख वो प्रसन्नता से मुस्कुराने लग गए, ठीक है ना। पृथ्वीराज के अदम्य उत्साह साहस का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है कि किस प्रकार से शत्रुओं का संहार करता है। 57वां पद क्या कहता है अपना, पूरब रंग नवरत्न वर भयो युद्ध अति चित्त,
और निस बासुर समझी न परत, न को हारो न जित। ये देखो कि न कोई हार रहा है न कोई जीत रहा है, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, बीबी ऐसा है बिल्कुल, है ना। तो आप समझ जाओगे ऑटोमेटिक ये तो भारी सेना का युद्ध हो सकता है, अर्थात शहाबुद्दीन गोरी वर्सेस पृथ्वीराज की सेना का युद्ध है ये तो। पूरब रंग नवरत्न वर भयो युद्ध अति चित्त, निस बासुर समझी न परत, न को हारो न जीत, है ना। फिर समझ में ही नहीं आ रहा है कौन जीत रहा है कि कौन हार रहा है, क्योंकि दोनों क्या होगा, भयंकर युद्ध कर रहे हैं, भयंकर धूल मिट्टी उड़ रही है। 58वां पद है कि न को हारो न कोई जीते, रहे न रही सुरवर, धर ऊपर पर परत करत रति युद्ध महाभर, कहो कमंद कहो मध्य कहो कर चरण अंतरुचि। भाई कहीं तो धड़ अलग हो रहा है, कहीं पे बीच का शरीर कट फट रहा है, कहीं पे खोपड़ी हो रही है, कहीं पे हाथियों का जो शरीर मस्तक है ना वो कट रहे हैं, कहीं पे सूंडे कट रही है, सूंड हाथियों की, कहीं पे घोड़े कट रहे हैं। तो यहाँ पे विभत्स रस की अनुभूति हो रही है इन पंक्तियों में, विभत्स रस। कहो कंद कहीं तेग, कहो सिर जुटित उर, कहो दंत मत है सुर सुपरी, कुंभ भ्रसुन रंड सब, हिंदवान राणम भय भानम मुश, गभई तेग चमवान जब। अरे जब पृथ्वीराज ने सोचा कि भाई ये तो युद्ध भयंकर होता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रकार से चारों तरफ लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, सर अलग हो गया, हाथ अलग हो गया, अंतड़िया बह रही है, जानवर कट रहे हैं। तो क्या हो गया, अब पृथ्वीराज ने हाथ में तलवार पकड़ी तो सूर्य के समान चमकने लगा, और मुक्का तेज जो है सूर्य के समान दिखाई दे रहा था। इस प्रकार युद्ध में भयंकर महाविनाश हो रहा था, और पृथ्वीराज का मुखमंडल सूर्य की भांति तेजवान था, और उसने कसम खा ली, अरे यार फटाफट खत्म करते हैं, क्लाइमैक्स लाते हैं। तो गही तेग चौवान हिंदवान रानम, गजम जुत परि कोप के हरि समानम, करे रुंड मुंड करी कुंभ फाटे, भरम सूर सामंत हो की गर्ज भारम। अर्थात यहाँ पे क्या होता है अब कि गही तेग चौवान हिंदुवान रानम, अब उसको आ गया गुस्सा, बोला यार फटाफट खत्म करते हैं। का पृथ्वीराज ने हाथ में तलवार पकड़ी और हाथियों के झुंड पर क्रुद्ध होकर सिंह के समान टूट पड़े और उसकी शत्रु के सेना पर आक्रमण कर दिया। हाथियों के मस्तक भी काट दिए उसने, तो कहीं पर हाथियों के मस्तक अलग पड़े हैं, कहीं मुंड पड़ी हुई है। का पृथ्वीराज के श्रेष्ठ योद्धा और सामंत गरजते हुए हुंकारने लगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, अगली पंक्तियों में क्या कह रहा है यहाँ पे कवि 60वें पद में कि कीट चीह चिक्कार करी कलप भागे, सारे के सारे जानवर इधर उधर पागल हो गए, अरे भाई ये पृथ्वीराज तो मार देगा अपन को भी। का मंद तजिए लाज उमंग मग्गे, दोरी गज अंध चहुआन केरो। अरे भाई हाथी क्या हो गए, पागल हो गए, अंधे हो गए। और घेरिए गिरच्छम गिछो चक फेरी, पृथ्वीराज ने क्या किया, एक प्रकार से फिर उसने उन हाथियों को चारों ओर से घेर लिया। हाथियों के भागने से वहां इतनी धूल उड़ी कि हाथियों कुछ भी नजर नहीं आ रहा था वो। अर्थात कहने का भाव यह है कि शत्रुओं के हाथियों को निकलकर भागने का रास्ता भी नहीं दिया पृथ्वीराज ने, और चक्कर काटने लगे वहीं के वहीं। पृथ्वीराज के पराक्रम के सामने शत्रुओं के हाथियों का बल भी क्षीण हो गया। तो इन पंक्तियों में किसका वर्णन है, यहाँ पे पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी के युद्ध का वर्णन है। 60 हो गए, टोटल 72 पद है, बस खत्म होने वाला है बस। 61वां पद है कि गिरछम उड़ी भानम अंधारम रेनम, एक प्रकार से इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है। गिरधम मतलब गिरछम या गिरधम धूल, उड़ी भानम भानु मतलब सूर्य, अंधारम रेनम अर्थात रात हो गई है, दिन में गई सूधी सूझे नहीं मजी नैनम, कुछ दिख ही नहीं रहा नैनों को। सिर नाय कम्मान पृथ्वीराज राजम, पकड़िए शाही जिम कलिंग बाजम। आ गया ना, बस पकड़ लिया उसने, जैसे कोई बाज को पकड़ता है ना कोई बहेलिया कोई शिकारी, वैसे उसने भी क्या किया एक प्रकार से, मतलब कोई बाज गोरैया पक्षी को या किसी छोटे मोटे पक्षी को पकड़ता है ना, बाज पुल्लिंग का अर्थ है गोरैया नामक पक्षी, ठीक है ना। तो जैसे वो पकड़ता है ना, वैसे ही पृथ्वीराज ने जो है उसको पकड़ लिया है, शहाबुद्दीन को बंदी बना लिया है, धनुष बाण फंसाकर उसे पकड़ लिया है। और 65वें पद में कहते हैं कि ले चलो सिताबी, सिताबी मतलब होता है शीघ्र तेजी से, ठीक है ना। कटी फारी फौजम परे मीर से पंचतः श्वेत सोजम, 500 योद्धा तो किसके मरे थे, शहाबुद्दीन गोरी की सेना के, और 50 वीर योद्धा किसके तरफ से मरे थे, पृथ्वीराज की तरफ, ठीक है ना। कि परे मीरम से पंचतः श्वेत चोजम, रंजपूत 50 जूझे अमोरम, और बजे जीत के नद निशानम घोरम। इसमें वही वर्णन है किसके कितने मरे हैं, किसके कितने मर रहे हैं। जीत गया, जीत का नगाड़ा बज रहा है चारों तरफ। 63वां पद क्या कहता है कि जीत वही पृथ्वीराज की, पकड़ी सहा ले संग, दिल्ली दिशी मार्ग लगे उतरी घाट गिरी गंग, यानी कि गंगा किनारे उतर गया।
जब पाप इतने कर दिए, इतने लोगों को मार दिया, नहाना पड़ेगा ना। गंगा किनारे उतर गया, पकड़ के ले गया शहाबुद्दीन गोरी को। पकड़ी शाह, शाह मतलब शहाबुद्दीन गोरी। एक बार क्या है, पति शाह मतलब क्या हो जाएगा, शहाबुद्दीन गोरी। गंगा किनारे ले गया दिल्ली की तरफ जाते हुए। वर गोरी पद्मावती, ये लो बहुत बढ़िया, पद्मावती से शादी कर ली। गही गोरी सुल्तान, कहाँ पे, गोर वर्ण वाली जो है, उससे क्या कर लिया, उसको वर्ण कर लिया उसने। और गजनी सुल्तान को क्या क्या बंदी बना लिया। और अष्टभुजा वाली दुर्गा माँ के मंदिर में, ये देखो यहाँ पंक्तियां दी हुई है कि निकट नगर दिल्ली घाट अत्रभुजा चौहान। अत्रभुजा का मतलब क्या हो जाएगा, अष्टभुजा देवी यानी कि दुर्गा माँ के मंदिर में शादी की है। किससे की है, पद्मावती से। किसने की है, पृथ्वीराज ने। अगला पद देखो आप, 65वां पद क्या कहता है अब, कि बोली विप्र, बोली विप्र मतलब पुरोहित ब्राह्मण। सौधे लगन शुद्ध घरी पराठे, पराठे यहाँ पराठे खाने के पराठे नहीं है, ठीक है ना। पराठे मतलब होता है एक प्रकार से प्रतिष्ठा। हर बांस महंत बनाए कटी भंवरी गठिए, ब्रह्मा वेद उचारी होम चोरी। जो प्रतिवर पद्मावती दुल्हिन अनुप दूल्हा पृथ्वीराज नर। यो सह सहावधि अट्ठ सहस, अट्ठ सहस मतलब 8,000, 8 सहस्त्र, 8,000 घोड़े लेकर छोड़ दिया उसको। हये बर सुभर दे दानम मानम सटबेस को चढ़े राज दुग्गा हुजर। अर्थात यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उसने शादी कर ली। अब कैसे शादी करी है, ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ा है और उसने उसके बाद 8,000, इंपोर्टेंट है, 8,000 घोड़े लेकर उसको विदा कर दिया है और शादी कर ली है। किससे कर ली है, पद्मावती से कर ली है। और राजमहल में, अपना राजमहल दुर्ग में चला गया जहां पे चामन राय को सौंप रखा था दिल्ली। पद्मावती को साथ लेकर वो राजमहल में प्रवेश कर गया। पृथ्वीराज और पद्मावती जो है वैवाहिक सूत्र में बंध गए। अगला पद है 66वां, कि चढ़िए राज पृथ्वीराज छाड़ी साहबदीन सुर। त्रिपंत सूरम सामंतम भजत निशानम गजत धुर। चंद बदन मृग नयनी कलश ले सिर सन्मुख जुस। कनक धारम अति बनाए मोतिन बंधाए सुध। मंडल मयंक वरनार सब आनंद कंठे गइये गायब। धोरंत चंवरम किंकरम मुकुट शीस तिक जो दियम। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ क्या है, मोटा मोटा वही शादी हो गई, महल में चले गए एक प्रकार से। तो यहाँ क्या होता है, एक प्रकार से राजमहल में चला गया, राजा की सभी कामनाओं को पूरा करता हुआ जानकर उसके सभी वीर पूर्णतः संतुष्ट हो गए। और क्योंकि वो शत्रु पर भी विजय पूर्ण प्राप्त कर ली थी। चारों ओर नगाड़ा बज रहा था। चंद्रमुखी और मृगनयनी सुंदरियां अपने सिरों पर जल से भरे हुए कलश लिए हुए राजा का स्वागत करने के लिए सम्मुख आई। सबसे पहले स्वर्ण कलशों ने अच्छी तरह से सजाया गया, उसमें मोती भरे गए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन सुंदर नारियों से चारों ओर घिरा हुआ था। स्त्रियां अपने आनंद पर भरे कंठों से गीत गा रही थी, ठीक है ना। पृथ्वीराज के सिर पर मुकुट रखकर मस्तक पर तिलक लगाया गया और सेवक उन पर, तो हो सकता है इन पंक्तियों का अर्थ पूछ लिया जाए कि किसका वर्णन है। पृथ्वीराज के आगमन का वर्णन है, न कि युद्ध का वर्णन, न कि युद्ध के लिए जाते हुए का वर्णन। तो ये पंक्तियां याद रखना, जो जो मैंने पढ़ाई है आपको, जैसे जैसे पढ़ाई है। 67 वाला पद है कि चढ़े राज दुर्ग त्रिपति सुमत राज पृथ्वीराज। अति आनंद आनंद सम हिंदू कन सिरताज। किसके लिए कहा गया है ये, पृथ्वीराज के लिए कहा गया कि चढ़े राज, राज मतलब पृथ्वीराज, कहाँ गया है वो, अंदर आ गया है वो, कहाँ आ गया है, महल में। हो गया बस खत्म, कि बस इतना ही पद है ये बस, ठीक है ना। अति आनंद स हिंदू कन सिरताज। अब वो क्या कर रहा है, आनंद के साथ राज कर रहा है, उसने एंट्री कर ली है। बस चढ़े राज दुर्ग त्रिपति, अंदर एंट्री कर ली है उसने, ठीक है ना। ये अपना हो गया पृथ्वीराज का पद्मावती समय, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पद में आपको बताएं सिर्फ रिवीजन के हिसाब से। इसके बाद अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे या तो नागमती पढ़ेंगे या फिर कुछ और कवितावली वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वाली में इतना ही काफ़ी है और ये पृथ्वीराज हो गया है। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है ना। और कोई भी समझ में नहीं आए पद्मावती रासो पद्मावती समय में तो मुझे बता देना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जो मैंने बताया, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, बस उतना याद करके चले जाना। गारंटी से बोल रहा हूँ आपका प्रश्न गलत नहीं होगा असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है ना। ये दूसरी क्लास थी, इससे पहले वाली पहली क्लास भी जरूर देखना पद्मावती समय की, मेरे यूट्यूब चैनल पर डल जाएगी, ठीक है ना। डल गई होगी मतलब अब जब तक आप ये देख रहे होंगे ना तब तक। इससे पहले बिहारी सत से हम पढ़ चुके हैं सिर्फ रिवीजन के हिसाब से। चलो ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं इसके बाद, है ना। अगली क्लास करेंगे अब।